कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला, यहाँ सकरपटना नामक गांव के पास जंगलों में एक बड़े से अंजीर के पेड़ के नीचे कुर्सी रखी हुई है। कुर्सी पर सीध में फैला है एक पैर जिस पर पट्टियां बंधी हैं। बाकी का जिस्म खाकी वर्दी पहने हुए है, सर पर हैट, मूंछों पर ताव, एक हाथ जो .405 विंचेस्टर राइफल के ऊपर टिकाया हुआ है। खाकी वर्दी पहने ही वो शख्स पिछले 6 घंटे से इसी मुद्रा में बैठा है। 1 इंच हिला डुला नहीं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हैं, लेकिन उनमें एक रंग इंतजार का भी है। घड़ी में रात के 11 बजते हैं। एक हल्की सी आवाज़ आती है। वो शख्स टॉर्च उठाता है। टॉर्च की रोशनी में उसे एक आकृति अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। बड़े बड़े पंजे, नुकीले दांत। ये देखकर वो फुर्ती से अपनी राइफल उठाता है। उंगली ट्रिगर पर पहुंचती है। ट्रिगर दबता है। एक आवाज़ और जंगल एक बार फिर सन्नाटे से भर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी एक आदमखोर भालू की, जिसने 50 के दशक में मैसूर में आतंक मचाया हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके सिर पर केन का निशान है। बाइबल के अनुसार केन आदम और हव्वा का बेटा था। अपने भाई को मारने के अपराध में ईश्वर ने उसे श्राप दिया और तब से श्राप का निशान उससे जुड़ गया। कहानियाँ और भी थी। मसलन गांव वाले कहते थे कि उसने एक छोटी लड़की को किडनैप कर लिया था और जब वो लड़की जंगल से भाग निकली, भालू आदमखोर बन गया। दर्जनों लोगों की हत्या करने के बाद उसका सामना हुआ एक शिकारी से। (1950 का दशक, बेंगलुरु में कुछ 200 किलोमीटर दूर कर्नाटक की अरसीकेरे तालुका पास जंगल से होकर एक सड़क जाती थी। भारत के एक नामचीन शिकारी केनेथ एंडरसन रात में इस रास्ते से जा रहे थे। स्कॉटिश मूल के एंडरसन ब्रिटिश इंडिया के टाइम से भारत में रह रहे थे। दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ आदमखोर शेर का आतंक होता था, सबसे पहले एंडरसन को बुलाया जाता था। उस रात भी एंडरसन ऐसे ही एक आदमखोर के शिकार पर जा रहे थे। बेंगलुरु से सफ़र शुरू हुआ। शिमोगा जाना था। सफ़र में लगभग 9 घंटे की ड्राइव वो कर चुके थे, लेकिन फिर बीच रास्ते रोशनी कम होने लगी। रास्ता मुश्किल था। अचानक उनकी कार का एक पहिया खराब हो गया। गाड़ी बीच जंगल में रुक गई। इलाका सुनसान था और रात नज़दीक थी। एंडरसन घबराए क्योंकि दूर दूर तक उन्हें मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि लालटेन लिए एक आदमी उनकी गाड़ी के पास आ गया है। एंडरसन ने मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। यह आदमी वहीं से आया था। बात करने पर पता चला इस आदमी का नाम आलम बख्श था और वो झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में थी उसकी पत्नी, एक 20 वर्षीय बेटा और एक बेटी। आलम ने बताया झोपड़ी दरअसल एक धार्मिक स्मारक है और वो यहाँ रहकर इसकी रखवाली करता है। उसका काम था यहाँ हमेशा एक दिया जलाए रखना और इसी काम की उसे तनख्वाह मिला करती थी। आलम ने गाड़ी ठीक करने में एंडरसन की पूरी मदद की। एंडरसन को अपने घर आने का न्योता दिया और उन्हें चाय भी पिलाई। एंडरसन ने आलम को धन्यवाद दिया और सुबह होते ही अपने रास्ते चले गए। इसके बाद एंडरसन जब भी उस रास्ते से जाते, हर बार वह आलम से मिलने के लिए ज़रूर रुकते और कोई छोटा मोटा गिफ्ट साथ लेकर जाते। उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। आलम से मुलाकात वाली घटना के 1.5 साल बाद एक दिन बेंगलुरु के पब में एंडरसन अपने साथी शिकारियों के साथ बैठे थे। बातों बातों में उनके एक साथी ने उन्हें अरसीकेरे के आसपास के इलाके के एक आक्रामक आदमखोर भालू के बारे में बताया, जिसने कई लोगों को मार डाला था। उस समय एंडरसन ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ रोज़ बाद उनके पास अरसीकेरे से एक पोस्ट कार्ड आया जिसमें उर्दू में लिखा हुआ था। एंडरसन को उर्दू नहीं आती थी। वो ये तो नहीं समझ पाए कि पोस्ट कार्ड में क्या लिखा है, लेकिन इतना जान गए कि ये उन्हें आलम ने भेजा है। वो जानते थे एक पोस्ट कार्ड की कीमत चुकाना गरीब आलम के लिए एक बहुत बड़ा खर्च था, इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कोई बहुत ज़रूरी बात है या आलम किसी मुश्किल में है। इकलौता शब्द जो एंडरसन उस पोस्ट कार्ड में समझ पाए वो था भालू। एंडरसन समझ गए कि आलम उसी आदमखोर भालू की बात कर रहा है जिसके बारे में एंडरसन के दोस्त ने उस रात पब में बताया था। उन्होंने अपनी विंचेस्टर राइफल निकाली। इसी राइफल से उन्होंने दर्जनों आदमखोरों का शिकार किया था। एक बैग में एक जोड़ी कपड़े और एक टॉर्च लेकर पोस्ट कार्ड मिलने के कुछ घंटे बाद ही वे आलम के घर की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचने के बाद एंडरसन ने देखा कि आलम के घर में मातम पसरा हुआ है। जब आलम ने पूरी कहानी सुनाई, एंडरसन का दिल भर आया। आलम ने बताया कि लगभग 1 हफ्ते पहले रात के वक्त जब बाकी परिवार सो रहा था, उसका बेटा घर से बाहर निकला। कुछ ही दूरी पर उस पर एक भालू ने हमला कर दिया। आलम ने बताया था कि एक स्लॉथ बियर था। स्लॉथ बियर भारत में पाए जाने वाली भालू की प्रजाति होती है जो काफ़ी आक्रामक होते हैं। आलम के बेटे की गर्दन पर भालू ने हमला किया और उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ डाला। जैसे तैसे आलम का बेटा जख्मी हालत में घर के पास पहुंचा, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि उसका बचना नामुमकिन था। खून को बहने से रोकने के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन बात नहीं बनी और आलम का बेटा सूरज उगने के साथ ही चल बसा।
हालांकि ये घटना एक हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन एंडरसन अभी भी खून की गंध महसूस कर सकते थे। आलम को दुखी देखकर एंडरसन ने फैसला किया वो इस भालू को ढूंढ कर रहेंगे ताकि वो और लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। एंडरसन ने सूरज ढलने का इंतजार किया और अपनी विंचेस्टर राइफल और टॉर्च लेकर खेतों की ओर चल दिए जो कि पत्थरों के मैदान के पास थे। वो अंजीर के पेड़ों के पास गए इस उम्मीद में कि इन्हें खाने के लिए भालू यहाँ आ सकता है। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी ऑन की तो आसपास बहुत सारे जंगली जानवर उन्हें दिखे। उन्होंने भागते हुए खरगोश और सियार देखे, जंगली सूअरों का एक झुंड भी दिखा, लेकिन भालू का कोई नामो निशान नहीं था। एंडरसन अपनी टॉर्च की रोशनी पर नजरें गड़ाए हुए थे कि अचानक एक सांप उन पर झपटा। उन्होंने सांप को मारने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे शांति से जाने दिया। एंडरसन ने सूरज उगने तक भालू को ढूंढा, लेकिन उन्हें भालू का कोई निशान नहीं मिला। थककर कुछ घंटे के लिए वे अपनी कार में सो गए। अगले दिन दोपहर में उन्होंने एक बार फिर भालू को ढूंढना शुरू किया। इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी वह उसके ठिकाने का पता लगा लेंगे, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एंडरसन वापस आलम के पास गए। उसे बताया कि शायद भालू इलाके से भाग गया होगा और वो बेंगलुरु वापस लौट गए। बेंगलुरु पहुंचे 2 हफ्ते से भी कम समय बीता था जब एंडरसन को जिला वन अधिकारी का एक खत मिला। खत में लिखा था 2 लकड़हारों पर एक स्लॉथ भालू ने हमला किया है। एक लकड़हारा बच निकला, लेकिन दूसरे के इस हमले में मौत हो गई। लकड़हारों के घाव आलम के बेटे के घावों जैसे थे और ये हमला आलम के घर से केवल 20 मील की दूरी पर हुआ था। एंडरसन को शक हुआ ये वही भालू हो सकता है जिसने आलम के बेटे को मारा था। एंडरसन को लगा शायद भालू जंगल की तरफ सुनसान हिस्से में भाग गया है। एंडरसन एक बार फिर भालू की तलाश में घर से निकल पड़े। शिकार में ज़्यादा वक्त लग सकता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कुछ दिन वो आसपास के इलाके में रहेंगे। जंगल में मैसूर वन विभाग का एक क्वार्टर था। एंडरसन उसी में शिफ्ट हो गए। उनकी खोज जारी थी। इसी बीच एक और घटना हुई। एक छोटा लड़का जंगल के पास खेल रहा था और उसका भाई बकरियां चरा रहा था। कुछ देर बाद छोटे लड़के ने अपने भाई को चिल्लाते हुए सुना। आवाज़ थी भालू भालू भागो। वो रोते हुए एंडरसन के क्वार्टर तक पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। एंडरसन उसके बड़े भाई को ढूंढने उसके साथ चल पड़े। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। खतरे के डर से एंडरसन ने छोटे बच्चे को वापस अपने क्वार्टर भेज दिया और आगे का रास्ता अकेले तय किया। एंडरसन ने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। एंडरसन अपनी किताब मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स में लिखते हैं, यह एक करहाती हुई आवाज़ थी, कमज़ोर लेकिन फिर भी सुनाई देने वाली। जल्द ही उसकी चीखों का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचे। भालू ने चरवाहे को जंगल में खींच लिया था। लड़का जख्मी हालत में गिरा पड़ा था। उसके गाल की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई थीं। चेहरे से मांस अलग हो गया था और चेहरा नीला और सूजा हुआ था। उसका पेट खुला हुआ था और उसके अंग बाहर आए हुए थे। लड़का हल्के होश में था। एंडरसन को पता था कि इसके जिंदा रहने की संभावनाएं कम थी, लेकिन फिर भी वो उसे पीठ पर लेकर किसी मदद की उम्मीद में चल निकले। एंडरसन लिखते हैं, मैं फिर कभी इतनी भयानक यात्रा का अनुभव नहीं करना चाहता। एंडरसन खून में भीगे हुए लड़के को उठाए हुए चल रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। भालू के साथ साथ बाघ का भी खतरा था। चलते चलते थोड़ी दूरी पर एक पत्थर से टकराकर वो ज़ोर से गिर पड़े और उन्होंने महसूस किया कि उनकी टखने की हड्डी टूट गई है। उनकी टखने की हड्डी अब कोई वज़न सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उस घायल लड़के को वहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे। टूटे हुए पैर में बहुत दर्द था और मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकते थे। चिल्लाने की आवाज़ से जंगली जानवर पास आकर हमला कर सकते थे। एंडरसन ने सुबह होने तक यहीं बैठने का फैसला किया। सुरक्षा के लिए उनके पास अपनी राइफल थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी टॉर्च कितनी देर तक जलेगी, इसलिए उन्होंने इसे किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया। सुबह होने से ठीक पहले लड़के की सांसें बंद हो गईं। दोपहर तक एक वन अधिकारी ने उन्हें ढूंढ लिया। एंडरसन को एक अस्पताल ले जाया गया और लड़के की लाश को उसके परिवार के पास भेज दिया गया। अस्पताल में एंडरसन को डॉक्टर ने बताया कि फ्रैक्चर के कारण उन्हें फिर से चलने में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे और तब भी चलने के लिए एक बैसाखी की ज़रूरत उन्हें होगी। उन्हें सलाह दी गई थी कि वो 1 साल के लिए चलने फिरने का कोई काम ना करें। अगले 2 हफ्ते तक एंडरसन हॉस्पिटल में रहे। इस दौरान उनके मन में भालू को मारने का जुनून घर कर चुका था। वो उसे ढूंढकर खुद गोली मारना चाहते थे। अस्पताल से घर आने के कुछ ही दिनों बाद एंडरसन ने दोबारा भालू को ढूंढना शुरू कर दिया। पैर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। आराम की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उनके सर पर भालू को मारने का एक जुनून सवार था। कुछ रोज़ बाद वो दोबारा जंगल में गए। एक बड़े से पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठ गए। उन्हें उम्मीद थी भालू वहाँ आएगा। ऐसा हुआ भी। रात की 11 बजे के करीब एंडरसन ने गुर्राहट और सरसराहट की आवाज़ सुनी। उन्होंने इंतज़ार किया। कुछ देर बाद एक बड़ा काला भालू पत्तों की झुरमुट के बीच से होकर आता हुआ दिखाई दिया। भालू और करीब आता गया और आसपास के पेड़ों के नीचे गिरे अंजीर उठाने लगा।
एंडरसन को हफ्तों से इसी पल का इंतज़ार था। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी भालू पर डाली। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और ज़ोर से गुर्राया। भालू बहुत खूंखार था और गुस्से में लग रहा था। एंडरसन ने सटीक निशाना लगाते हुए एक गोली चलाई और वो सीधे जाकर लगी भालू के सर पर। भालू वहीं पर गिर गया और इस तरह मैसूर के आदमखोर भालू का अंत हो गया। जब तक एंडरसन ने उस आदमखोर भालू को मारा तब तक वो इलाके के दर्जन भर लोगों की हत्या कर चुका था और 24 लोग उसके हमले में घायल हो चुके थे। एंडरसन ने इसके बाद भी कई आदमखोर जानवरों का शिकार किया, लेकिन मैसूर का आदमखोर भालू ने हमेशा याद रहा। अपनी किताब में वो लिखते हैं, भालू आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन मैसूर का वो भालू प्रचंड हत्यारा बन चुका था, इसलिए उसकी मौत ज़रूरी थी। बहरहाल आज की तारीख के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।